नमस्कार, IBC24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि IBC24 एक सीरीज चला रहा है लोकसभा में यूपी के 80। और कल हमने बात की थी सहारनपुर की, और सहारनपुर को आपने जबरदस्त रिस्पांस दिया है। अभी उस वीडियो को अपलोड किए हुए 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। 50,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, हमारे कंटेंट को पसंद किया है। तो ये प्रेम और ये स्नेह आप लोग बनाए रहिए, मैं यही चाहता हूं। चूंकि ये जो रिसर्च हो रही है और जो ये लोकसभावार आपको जानकारी दी जा रही है, आप अपने लोकसभा के बारे में कम से कम जाने तो वहां के हालात क्या हैं। तो आज बात करेंगे सहारनपुर के बाद कैराना की। ये 80 लोकसभा सीटों में से इसका नंबर दूसरा आता है, यानी जो चुनाव आयोग की एक लिस्ट है, एक सूची है, ये दूसरे क्रमांक पर आता है। और पहले कैराना को कर्णपुरी के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसका नाम किराना पड़ा। अब किराना के बाद इसको बदल कर कैराना कर दिया गया। कैराना जिला जो है वो पानीपत से सटा हुआ है, यानी हरियाणा से इसकी सीमा जुड़ती है, उत्तर प्रदेश, यानी हरियाणा की राजनीति भी प्रभाव डालती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, कैराना लोकसभा सीट अस्तित्व में कब आई ये भी जानना चाहिए। 1962 में पहली बार कैराना में लोकसभा का चुनाव हुआ। पहली मर्तबा है कि कैराना लोकसभा में 1962 में चुनाव हुआ। 1962 से लेकर 1984 तक, चूंकि राजनीतिक इतिहास क्या है आपके लोकसभा क्षेत्र का, यह भी आपको जानना जरूरी है कि वहां पर पहले कौन रहा है। तो 1962 से लेकर 1984 तक यहां पर कांग्रेस के ही सांसद रहे हैं। लेकिन एक चीज जो आपको बतानी जरूरी है, इसमें 62 वाला जो चुनाव था ना, वहां पर एक निर्दलीय सांसद जीत गया था, यह आपको बताना जरूरी है। निर्दलीय सांसद किसान जाट नेता थे और उनका जो नाम है यशपाल सिंह है। उन्होंने 1962 में, यानी पहला चुनाव जब कैराना लोकसभा सीट अपने अस्तित्व में आई, पहला चुनाव एक निर्दलीय सांसद जीत गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी क्रांतिकारी धरती है ये कैराना। और 1962 में तो कांग्रेस की तूती बोलती थी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही है। आप देखिए ना, आप देखिए कितने राज्यों में उनकी सरकार है। तो हालात कुछ ऐसे थे, लेकिन उस वक्त एक निर्दलीय सांसद जीत गया था। फिर उसके बाद 84 तक, यानी 1984 तक कांग्रेस का सांसद यहां से जीतता रहा। लेकिन फिर उसके बाद 84 के बाद कांग्रेस का कोई सांसद बन नहीं पाया। भले ही राजीव गांधी उसके बाद प्रधानमंत्री हो, नरसिंहा राव प्रधानमंत्री रहे हो, लेकिन कोई सांसद यहां से जीता नहीं। आरएलडी, यानी उस वक्त लोकदल हुआ करती थी, 3 बार वो जीती है। भारतीय जनता पार्टी 3 बार जीती है, और 1 बार समाजवादी पार्टी और 1 बार बसपा। यानी ये कह सकते हैं कि जो कैराना के लोग हैं वो मौका देते हैं, वो देखते हैं कि उनका सांसद काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा है तो बदल देते हैं। और 2 बार से ज्यादा तो कोई यहां जीता नहीं है। इतिहास उठाकर आप देख लीजिए, IBC24 की डिजिटल टीम ने जो रिसर्च तैयार किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। दोबारा कोई जीता नहीं, 2 बार से ज्यादा कोई जीत नहीं पाया है यहां पर। तो अभी कुल कैराना लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, और वो 5 विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं? नाकुड़ है, गंगोह है, कैराना है, खुद कैराना, थाना भवन है, और शामली। ये वो 5 सीटें हैं जो कैराना लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। इनमें नाकुड़ और गंगोह ये भारतीय जनता पार्टी के पास है। कैराना, यहां से नाहिद हसन जीता है, ये समाजवादी पार्टी का विधायक है। और आरएलडी थाना भवन और शामली में जीत गई है, इन 2 सीटों पर जीती है। अच्छा, अब जब बात आरएलडी की हो रही है तो थोड़ा आरएलडी का इतिहास भी बता दिया जाए कि यहां पर क्या है। असल में आरएलडी जो है ये बड़ा दल है, और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए, ये आप जानते होंगे। हालांकि वो अलग बात है कि अपने प्रधानमंत्री काल में कभी वो लोकसभा में जा नहीं पाए, और ये जनरल नॉलेज है। लेकिन फिर भी ये तो एक अलग बात हुई।
फिर भी कैराना लोकसभा सीट आरएलडी का घर कहा जाता है और इसके पीछे की वजह है, इसके पीछे की वजह ये चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री सिंह यहां से सांसद हुआ करती थी, वो जीतकर यहां से आई थी और उसके बाद से आज तक का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, आरएलडी ने अहम भूमिका निभाई। ध्यान होगा आपको 2018 का लोकसभा चुनाव, वो उपचुनाव था, क्योंकि चुनाव तो 2019 में हुआ और 14 में हुआ। 18 का उपचुनाव जो हुआ था 2018 का, उसने हिलाकर रख दिया था भारतीय जनता पार्टी को। फूलपुर, गोरखपुर और कैराना वो लोकसभा सीट थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया था। यानी 3 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी शून्य बटे सन्नाटा, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार और देश में बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका पीट रहा था उस वक्त तो। और अभी भी माहौल कुछ वैसा ही है, लेकिन फिर भी कैराना की धरती ने भाजपा को नकार दिया था उस वक्त। तबस्सुम हसन जीत कर आई थी, जो कि तबस्सुम बेगम के नाम से भी जानी जाती हैं। पहले तबस्सुम हसन वो अपने नाम के आगे, नाम के पीछे लगाती थी, अब बेगम लगाती है। अच्छा, इनके पति जो हैं वो कैराना ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका अच्छा खासा रुतबा रहा है और बहुत, मुनव्वर हसन उनका नाम है। अच्छा, चारों सदनों में जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा, उस वक्त सबसे कम उम्र में जाने वाले वो प्रतिनिधि थे, मुनव्वर हसन। देखिए, एक रिकॉर्ड तो ये भी बताना चाहिए। तो ये तो हो गई उनकी बात। यानी आरएलडी यहां पर पूरी तरह से मजबूत है। 2018 में आरएलडी ने यहां पर विकेट गिरा दिया था भारतीय जनता पार्टी का। अब आते हैं 2014 से, जरा राजनीतिक इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। 3 चुनाव हमने उठाए हैं, कैराना लोकसभा सीट के 3 चुनाव, 14, उसके बाद आप आ जाइए 18 और उसके बाद आ जाइए 19। 14 में हुकुम सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है और इन्होंने पलायन का मुद्दा सबसे पहले हुकुम सिंह ने उठाया और उसको लोगों के जहन में बैठा दिया था। मुझे याद है उस वक्त कि लोगों के जहन में बैठा दिया था। आप अक्सर गूगल पे जब सर्च करते होंगे और ये डालते होंगे कि मकान बिकाऊ है, तो ये पोस्टर आपको दिख जाता होगा, वो कैराना का है। लोगों ने अपने घरों के आगे ये पोस्टर बाकायदा लगा दिया था कि हम यहाँ से पलायन करना चाहते हैं, क्योंकि रोजगार की यहाँ समस्या थी, राजनीतिक षड्यंत्र की समस्या थी, तमाम तरह की बातें थी। इसलिए उस वक्त हुकुम सिंह ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया और उस बड़े मुद्दे की वजह से हुकुम सिंह अपना चुनाव जीत गए। और सिर्फ कैराना में नहीं, बाकी जगहों में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिला। अब आ जाते हैं 2018। मैंने बताया हुकुम सिंह का निधन होता है, 2018 का इलेक्शन होता है, उनकी बेटी मृगांका सिंह चुनाव लड़ती हैं। सिंपैथी की लहर थी और ऐसा लग रहा था कि मृगांका सिंह अपना चुनाव जीत जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से लड़ रही थी वो। लेकिन तबस्सुम हसन चुनाव लड़ती हैं आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर। सपा और आरएलडी दोनों एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहां पर आरएलडी ने खेल कर दिया और इस खेल से भारतीय जनता पार्टी यहां अपना चुनाव लूज कर गई, हार गई और तबस्सुम हसन चुनाव जीत गई। अब आ जाइए 2019। 2019 में बसपा, समाजवादी पार्टी और आरएलडी, ये तीनों लोग कोई हल्के दल नहीं है भाई साहब। ये तीनों लोग जहां अकेले खड़े हो जाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इनका जलवा होता है, रुतबा होता है। हालांकि बसपा में अब वो बात रही नहीं, ले दे के एक ही विधायक जीता है और कहा जाता है कि वो भी अपने दम की वजह से जीता है। मैं उमाशंकर सिंह की बात कर रहा हूं। ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पर लड़े। देखिए, मुद्दे से भटकना नहीं है। कौन कौन लड़े जरा आप लोग बताइए, जो देख रहे हैं बताइए ना। मैंने भी बताया, आरएलडी, सपा और बसपा, ये तीनों एक साथ लड़े, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीत गई, निकाल ले गई सीट। ये
तो अब आ जाइए 2024, क्योंकि 2024 में ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है ये मामला, क्योंकि 2024 की स्थिति जो है, भारतीय जनता पार्टी, खबरें ये आ रही हैं कि आरएलडी के साथ उनकी बात फाइनल हो गई है, यानी भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती आरएलडी से हो गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर बहुत मजबूत हो जाएगी और ये उनकी सेफ सीट हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैराना सीट आरएलडी को दे दे, ये थोड़ी मुश्किल बात हो सकती है। अच्छा, कैराना में ये क्यों, किस जाति के इर्द गिर्द यहां की राजनीति घूमती है? अब बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे तो कहेंगे ये एंकर महोदय अब जाति की बात करने लगे। अरे भैया, जब हमारी राजनीति में यही हो रहा है तो हमको बात करना पड़ेगा ना, हमको आपको आईना दिखाना पड़ेगा ना भाई। तो 3 जातियों के इर्द गिर्द कैराना की राजनीति घूम रही है। अब जरा वो कौन कौन से बताइए जरा आप। जाट, गुर्जर और मुस्लिम, इन तीनों जातियों के इर्द गिर्द यहां की राजनीति घूमती है। तो ये स्थिति है। असल में समाजवादी पार्टी ने यहां से इकरा हसन को आगे कर दिया था 2024 के इलेक्शन के लिए। वो चाहती थी कि इकरा हसन लड़े, लेकिन आरएलडी को ये चीज पसंद नहीं आई, नागवार गुजरी। और अब तो आरएलडी की दोस्ती होने वाली है, समाजवादी पार्टी को झटका लगने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अब तक कैराना में 15 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं, यानी 15 मर्तबा कैराना की जनता ने यहां पर मतदान किए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। 15 में से आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी ये सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं। 3 बार इनके सांसद जीते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आप मुझसे नाम पूछ लेंगे, तो आरएलडी पहले लोक दल हुआ करती थी ना, ध्यान कीजिए, चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो 3 यहां से सांसद जीते हैं उनके, और 1 समाजवादी पार्टी और 1 बसपा। अब आप ये जान लीजिए कि यहां पर जातिगत समीकरण क्या है। जातिगत समीकरण यानी कितनी आबादी है किन जातियों की। तो मुस्लिम की जो आबादी है वो 3.5 लाख है। 3.5 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। मुस्लिम गुर्जर में देखिए, मुस्लिम एक हो गए और मुस्लिम गुर्जर, इनकी संख्या भी कम नहीं है, 1.5 लाख है। उसके बाद हिंदू 1.5 लाख, SC ST ये भी हालांकि हिंदू में ही आते हैं, 2 लाख इनकी संख्या है। कश्यप 2 लाख, ब्राह्मण और वैश्य 1,30,000। तो हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीति होती है, जो रेखा खींची जाती है, वो कैराना से ही खींची जाती है। कई बार आपने देखा होगा, दंगे आपको याद होंगे, कई बार दंगों में झुलसा है कैराना। सवाल यही है कि कैराना की जनता अपना भविष्य अपने सांसद को इसीलिए बदल देती है, वो चाहती है कि शांति हो। यहाँ की प्रमुख खेती गन्ना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई बड़े नेता हैं जो लगातार यहाँ कूच कर रहे हैं। अच्छा, अब समीकरण चूंकि जैसे आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगी, क्योंकि खबरें चल रही है, मार्केट में है और 4 सीटों की बात है, तो हालात बहुत बदल जाएंगे और बीजेपी को कोई बहुत कठिनाई नहीं होगी इस सीट को निकालने में। क्योंकि 2019 में तो सपा, बसपा और आरएलडी एक साथ गलबहियां कर रहे थे, एक साथ खड़े हो गए थे, तब तो हार गए। लेकिन अब जो है स्थिति ये है, अगर यहां से प्रदीप चौधरी जो कि अभी वर्तमान में यहां के सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सोर्सेज हैं, भारतीय जनता पार्टी यहां से चेहरे को बदल सकती है और इसकी भी बहुत बड़ी संभावना है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, आरएलडी जो है, आरएलडी के खाते में कैराना की लोकसभा सीट आ सकती है। देखिए, बहुत हद तक तो भारतीय जनता पार्टी को भी त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि कैराना ये गढ़ है और यहां नमक लेकर, लोटे में नमक लेकर, जल लेकर लोग जो है कसम खा लिए। यहीं से आपको ध्यान होगा, जयंत चौधरी ने कसम खाई थी, वो कसम अटल हो जाती है। तो ये फिलहाल कैराना का लोकसभा का समीकरण हमने आपके सामने रख दिया।
राजनीतिक इतिहास आपको रख दिया, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, जब हमारी टीम पहुंची कैराना में, तो कैराना भी दूसरे लोकसभा क्षेत्रों से विकास के मामले में बहुत पीछे है, बहुत पीछे। क्यों पीछे? इसकी वजह क्या है? आज भी जातिगत समीकरण के आधार पर, हिंदू मुस्लिम के आधार पर यहां पर वोटिंग होती है और सारे दल अपने अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को देखा, और मेरी एक गुजारिश है इसलिए है कि इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है कि कई बार मुझसे कुछ जानकारी रह गई हो, तो अगर आप उसको लिखेंगे तो और बेहतर किया जाएगा और बढ़ाया जाएगा। और अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो जो आपने कमेंट किया होगा, जो आपकी बात होगी, उसको रखूंगा। मेरे अंदर भी कमी होगी तो मैं उसको सुधारूंगा, इंप्रूव करूंगा। तो यूपी में जो ये लोकसभा का चुनाव है वो बहुत अहम है और कैराना बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है, इसके बारे में मैंने बताया। और हमारा ये प्रोग्राम लोकसभा में यूपी का 80 तब तक जारी रहेगा जब तक हम 80 लोकसभा सीटों का आपके सामने गुणा गणित राजनीतिक समीकरण रख न दे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए, और गुजारिश एक ये है कि अब तो विकास के नाम पर वोट कीजिए। विकास छोड़िए, जातिगत समीकरण छोड़िए, हिंदू मुस्लिम, विकास और विकास विकास, इसी के आधार पर बढ़िए। धन्यवाद, एक बार फिर से नमस्कार।